नमस्कार दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने किसी भी फील्ड के अंदर आप मास्टर्स हैं और आप अपने सब्जेक्ट के माहिर भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्स हैं आपके पास, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं या वीक हैं, तो आपको अच्छा पढ़ा लिखा या प्रभावी व्यक्ति नहीं माना जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलें, इंग्लिश को समझें और अपनी बात को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। मैंने देखा है ऐसे से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश बोलें, इंग्लिश को समझें और इंग्लिश में ही अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हमें इंग्लिश की ग्रामर आए। और हमारे साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ग्रामर को सिखाने के लिए हमारे पास सोइयो ऑप्शंस हैं, सोइयो टीचर्स हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आप क्या उनके द्वारा समझाए जा सकते हैं? असली और एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो आपके क्वेश्चंस को लॉजिकल तरीके से सेटिस्फाई कर सके। अगर किसी चीज़ के पीछे जो रूल है, जो नियम है, अगर वो आप रूल से चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आपको रूल नहीं पता है, अगर आप नहीं जानते हैं कि नियम क्या है और किस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हों, या फिर कोई प्रोफेशनल फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाने की सोचने वाले लोग हों और वो ये चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे से इंग्लिश बोलें और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने और हम अब दूसरे लोगों से अपने आप को इन्फीरियर महसूस ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश आए। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमल तिसावर ऑफिशियल, जहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ ग्रामर प्रॉपर तरीके से। अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करते हैं और उसकी एवरीडे 5 से 6 मिनट अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है कि हम भविष्य में, फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी या कोई थॉट, ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ हो रहा होगा, वो हमें पक्का नहीं मालूम, हम एज्यूम करते हैं और हम कहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो हम यही सोच करके इस टेंस को बनाया गया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में अगर आप मेरे देखेंगे तो मैं सबसे पहले आपको पहचान बताता हूँ और यहाँ भी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं रहा होगा लड़के के लिए, रही होगी, रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे वह इस समय पढ़ रहा होगा, हमें कंफर्म नहीं मालूम है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बट हम एक अज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास एक थॉट है कि वो इस समय क्या कर रहा होगा। वह इस समय खाना बना रही होगी, ये भी हमारा थॉट है। और वे इस समय घूमने जा रहे होंगे, तो ये भी हमारा एक फ्यूचर थॉट है। तो कुछ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ओके, उसके बाद में हम आगे बताते हैं हुआ होगा। जैसे वह इस समय सोया हुआ होगा, तो उसे उठाना बेकार है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस होते हैं जब हम समझते हैं कि हाँ, लास्ट में जब हमारी पहचान रहा है, रही है और रहे हैं आता है, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी या हुए होंगे आता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हमारी क्या फॉर्मेशन होती हैं, आइए सीखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपने पहचान देखा रहा होगा, आप अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाइए। जैसे मेरा भाई इस समय बाज़ार में घूम रहा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि माताजी इस समय टीवी देख रही होंगी। तो ये आपका थॉट है कि ऐसा हो रहा होगा, एक्चुअल में ऐसा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट द फर्स्ट थिंग इज
ऐसा हमें पहचान आ रही है और हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं विल बी या शैल बी का। किसका यूज़ करते हैं? विल बी और शैल बी का हम यूज़ करते हैं। जैसा आपने विल और शैल का यूज़ पहले भी पढ़ा है, तो हम जैसे यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ ही, शी, इट, राम एंड बॉय। So here comes what? Here comes that he will be, she will be, it will be, Ram will be, boy will be. Okay, sir? And then shall be. Then we say I shall be, you shall be, we shall be, they shall be, boys shall be और girls shall be. प्लूरल नंबर दिखाने के लिए हम shall be का यूज़ करते हैं। It means will be और shall be का यूज़ किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वाज या वर का यूज़ करते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपने समझा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी या हुए होंगे। इसमें हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ विल बी और प्लूरल नंबर के साथ शैल बी का यूज़ किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता चली गया कि हम इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। अब जब हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमारी फॉर्मेशन क्या होगी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि हम फॉर्मेशन क्या रखते हैं और फॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है। सो इन द फॉर्मेशन आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हेयर। द फॉर्मेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपल सेंटेंस। What we have? We have simple sentence. In simple sentence, we use subject. According to subject, if subject is singular, then you will use will. If subject is plural, you will use shall. So, subject के according आप will या shall का use करेंगे। be कॉमन है। be किस लिए? क्योंकि continuity वहाँ पर है। be के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ करते हैं और आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट ये इजी नहीं है। सब्जेक्ट आइदर विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे हम, और पहले नोट आएगा, नोट के बाद भी आएगा। ये फॉर्मेशन आप देख लीजिए, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। विल बी और शैल बी के बीच में नोट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सो दिस इज द नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप विल नॉट को वोंट कह सकते हैं और शैल नॉट को शेंट कह सकते हैं। एब्रीवेट फॉर्म भी आप बना सकते हैं। नाउ वी हैव थर्ड, इंट्रोगेटिव केस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट आइदर विल और शैल फर्स्ट and then we just write be and then first form of the verb plus ing and then object and mark of interrogation, क्योंकि interrogative sentence है। In the fourth case, in interrogative plus negative case, what we do, we just write either will or shall first and then subject, then not, then be, then first form of the verb plus ing and then object mark of interrogation. So you can just see, सिंपल में हम विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेगेटिव के अंदर विल नॉट बी या शैल नॉट बी का यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव में विल और शैल बाहर आकर के सब्जेक्ट के साथ बाद बी लगेगा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर विल शैल विद सब्जेक्ट नॉट बी लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है हमारी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या सेंटेंस लगाते हैं तो वो आ गया। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। सो एग्जाम्पल्स हमारे देख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे, और बाकी भी आप अपने पास से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप सेंटेंसेस मुझे व्हाट्सएप में करके भेज सकते हैं। और मुझसे अगर आप आपकी कोई क्वेरीज आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको हम कैरी आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।